बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की जो अहम खबरें मैं अब तक पहुंचा देता हूं। एक तो ईरान की और अमेरिका की सूरत हाल जूं की त्यों बरकरार, उसके अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले मामले को ठंडा करना चाहते हैं और फिर मुज़ाकरात के अंदर जो चीजें उनको मिले उनको अपनी कामयाबी डिक्लेयर करके जो एक पॉलिटिकल डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को हुआ वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हालात बदल जाते हैं, चीजें बेहतर भी हो सकती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है और जिस किस्म की शर्मिंदगी अमेरिका को उठानी पड़ी है गुज़िश्ता 1.5-2 महीने में, उसके बाद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को बहुत झटका लगा है। अब उन्हें फेस सेविंग कैसे मिलेगी, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो पाकिस्तान से बंधी हुई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या वजीर आजम उन्हें कोई फेस सेविंग लेकर देंगे। लेकिन इस सारे के बीच में अमेरिका ने इसराइल और अरब इत्तेहादियों को $8.5 अरब से जायद मालियत के हथियार फराहम करने की मंजूरी दे दी है। ये अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से खबर आई है और खबर ये बताती है कि अमरीका ने इसराइल को और जो अरब इत्तेहादी जिनमें यूएई भी है, कतर भी है, बाकी ममालिक भी हैं, अब इन्हें दिफाई साजो सामान जो है वो देने का फैसला किया है। $8.5 अरब के हथियार अगर अभी मिलते हैं इन ममालिक को तो इस चीज को इस जंग के साथ जोड़कर देखा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है, ये अमरीकी अखबार है, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप आजकल जरा इस अखबार को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी लंबी तारीख है इस अखबार की, सारी दुनिया जानती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत पुराना अखबार है, इसकी क्रेडिबिलिटी भी है। इस अखबार के मुताबिक अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का एक दौर हो सकता है, बल्कि यहां दावा किया गया कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। लेकिन ऑफिशियली ना अमेरिका ने इसके बारे में कोई बात की है, ना पाकिस्तान ने इसके बारे में कोई बात की है, ना ही ईरान ने इसके बारे में कोई बात की है। देखिए, ईरान ने अपनी तजावीज पहले दी, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रद्द कर दिया, फिर ईरान ने दोबारा तजावीज दी, डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा उन्हें रद्द कर दिया। ईरान लगातार लचक दिखा रहा है और आबने हुर्मुज़ की एक तो ईरान ने बंदिश की हुई है ना, और एक अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। अमरीकी नाकाबंदी इतना आसान काम नहीं है कि ईरान उसको सरवाइव कर जाए लंबे अरसे के लिए। ईरान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और जैसे जैसे ईरान के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा, ईरान कोशिश करेगा कि मुज़ाकरात करके इस नाकाबंदी का खात्मा किया जाए या फिर लड़के खात्मा किया जाए, कुछ ना कुछ करके उन्हें इस सूरत हाल से अपने आप को निकालना है। क्योंकि अगर उनके कुओं से तेल निकलकर दुनिया तक नहीं जाएगा तो उनके पास कमाई का कोई दूसरा बड़ा जरिया ईरान के पास मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो मौजूदा ईरानी रजीम है उसके लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप को तो फेस सेविंग चाहिए, लेकिन जो ईरान का मौजूदा रजीम है उन्हें भी अपने लिए एक फेस सेविंग चाहिए। देखें, ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है वो अवाम को बहुत बड़े बड़े रिलीफ नहीं दिलवा पाई। दुनिया के साथ ईरान कटा रहा और इस रजीम की लड़ाई रही पूरी दुनिया के साथ और अमेरिका की वजह से रही। और अपने इनके जो अकायद हैं, जो नजरियात हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर ईरान एग्जिस्ट करता है, आप उनसे इत्तफाक करें, इख्तिलाफ करें, उसकी वजह से ईरान का फड्डा रहा मुख्तलिफ ममालिक के साथ और मुख्तलिफ नजरियात के साथ। और बहुत बड़ा जो रिलीफ दिया जा सकता था, तेल पैदा करने वाला मुल्क है ईरान, जितना उसको अमीर और जितना बेहतर होना चाहिए था वो उतना अमीर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नुक्ते नजर से ईरान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। लेकिन फिर भी जो ईरान का मौजूदा रजीम है उसके पास भी जो वाहिद फेस सेविंग है वो ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। यानी उनकी पूरी मकबूलियत और उनका पूरा बयानिया ही वो ये है कि हम अमेरिका के सामने डट कर खड़े हैं, हमने जालिम के सामने झुकना कबूल नहीं किया। देखिए, ईरान जो है वो शिया अक्सरियत मुल्क है और ये जो हमारा अहले तशी का फरका है, इस फिरके में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अहले बैत का हर जगह पे नाम लेते हैं और वाकया करबला को याद करते हैं। तो जब भी कभी कोई ये बयानिया बनाता है तो वो अहले तशी में बहुत मकबूल होता है कि वो डट कर खड़ा है और जालिम के सामने झुक नहीं रहा। अब ईरान की हुकूमत ने अपने मुल्क में ये बयानिया बनाया हुआ है जो मौजूदा रजीम है और इस बयानिए को वो कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उन्हें भी अपने लिए फेस सेविंग रखनी पड़ेगी। तो वो एक हद से ज्यादा लचक दिखा नहीं सकते। ये बड़ा बारीक काम हो रहा है मुज़ाकरात वाला। देखना यह है कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो सकता है और किस हद तक कामयाब होता है, अमेरिका को कितनी फेस सेविंग मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे रोला डाल देंगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। यहाँ पे ईरानी जो है वो सेलिब्रेशन कर देंगे कि हम जीत गए, हमने जश्न मना लिया। तो ये इसी तरह होगा। लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ईरान तो अपने मीडिया को कंट्रोल कर लेता है। ईरान में ऐसा कोई जमहूरियत नहीं है, यानी वो जैसे एक नॉर्मल जमहूरियत वाला सिस्टम होता है उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वहां पे वो कंट्रोल कर देते हैं मीडिया को, चीजों को। लेकिन अमेरिका में ये कंट्रोल नहीं हो सकता। वहां पे मीडिया जो है वो धोखे रख देता है हुकूमत को।
तो अमेरिकन कुछ भी कहते रहे, वहां की हुकूमत जितने मर्जी ताशे बजाती रहे, वहां का मीडिया बताएगा कि जनाब आपको बहुत मार पड़ी है और आप अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए, जो जो आपने दावे और वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम अमेरिका के साथ रहेगा। तो ईरान ने फेस सेविंग देनी है अमेरिका को भी, और खुद भी उन्होंने अपना जो मकबूलियत की उनके पास एक वाहिद बड़ी वजह है कि वो डट कर खड़े हैं, वो भी उन्होंने वजह अपने हाथ से नहीं जाने देनी। एक और चीज ये है कि ईरान को बिल्कुल अमेरिका पे भरोसा नहीं है। ईरानी फोर्सेस के बयान के मुताबिक उनके पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं और उन्हें ये शवाहिद मिले हैं कि जल्द अमेरिकी जारहियत के नतीजे में दोबारा जंग हो सकती है, यानी अमेरिका दोबारा से कोई लड़ाई छेड़ सकता है और फिर कशीदगी बढ़ जाएगी, एक मरतबा फिर जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने कहा कि उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। उनके हेलीकॉप्टर आते हैं, अब भी अटैक करते हैं, तो वो तो बाकी है अभी भी। फिर मिसाइल्स के बारे में जो कुछ कहा गया वो भी उल्टा हो रहा है। सीआईए की ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि अमेरिका के लिए जंग आसान नहीं होगी। अमेरिका अपने मिसाइलों का आधा जखीरा इस्तेमाल कर चुका है, ईरान के लगभग 70% बाकी है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दोबारा लड़ाई लगती है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। खासतौर पे देखें ना, अमेरिका के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि वहां पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। यहां इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आ गई है, बल्कि अमेरिका में सर्वे हुआ है और लोग काफी नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे ने शहरियों की बड़ी तादाद को शदीद माली दबाव में मुब्तला कर दिया है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 3 मुश्तरका सर्वे किए गए हैं अमेरिका में और शहरियों की बड़ी तादाद ने शदीद माली दबाव में होने का इशारा दिया। सर्वे में 81% अमरीकियों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने उनके घरेलू बजट को मुतासिर किया है और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। सियासी वाबस्तगी के लिहाज से जो डेमोक्रेट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके 99% और 63% जो आजाद लोग हैं जिन्होंने अपनी राय दी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के 32% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को इस सारी सूरत हाल के लिए जिम्मेदार करार दिया। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि 63% अमरीकी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है इस बहरान का, जो बहरान इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बढ़ती हुई कीमतों में अमेरिका को उसका सामना है। एक और चीज भी है कि दुनिया के ममालिक भी ये समझना शुरू हो गए हैं कि अमेरिका ने दुनिया के लिए एक बहरान पैदा कर दिया और एक ऐसी लड़ाई ले ली जिसकी जरूरत नहीं थी। गैर जरूरी लड़ाई लड़ी, किसी किस्म का कोई फायदा भी हासिल नहीं हुआ, कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ, उल्टा पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठुस कर दिया और पूरी दुनिया को मुश्किलात में डाल दिया। आपने हुर्मुज के अंदर जो कुछ अब हो रहा है उसका खुमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, खासतौर पर खलीजी ममालिक। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है यूरोपीय कमीशन की सदर से। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जो बताया वो मैं आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी आदत है धमकी लगाने की, तो वो हर एक को धमकी लगा देते हैं। वो कहते हैं जी हमने कई मौजूआत पे बातचीत की और हम इस बात पे मुत्तहिद हैं कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। वो अपने लोगों को मारते हैं तो ऐसे लोग बम पर काबू नहीं रख सकते, वो लाखों इंसान की जान ले सकता है। मैं सब्र के साथ इस इंतजार में हूं कि यूरोपीय यूनियन तारीखी तजारती मुआहदे के लिए अपने हिस्से को पूरा करे, जिस पर हमने मुख्तलिफ मुलाकातों के अंदर इत्तफाक किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा तजारती मुआहदा है। ये भी उन्होंने तजारती मुआहदे की भी बात की, क्योंकि देखिए वो ये बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई है। यूरोप का जो बंदा भी डोनाल्ड ट्रंप से बात करता है वो यही बात करता है कि ये क्या पंगा आपने डाल दिया, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है। जब इकोनॉमी की बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रेड की बात की अमेरिका के साथ उनकी, और वहां पे एक वादा था कि यूरोपीय यूनियन जो है वो टैरिफ को सिफर कर देगा अमेरिका के लिए। तो उन्होंने कहा जी कि उसके लिए मैंने टाइम दे दिया कि हमारे मुल्क की 250वीं सालगिरह तक का वक्त मैंने डेडलाइन दे दी है यूरोपीय यूनियन को कि वो अपने टैरिफ को हमारे लिए सिफर कर दे। बसूरत दीगर बदकिस्मती से उनके टैरिफ में फौरी तौर पर बहुत ज्यादा सतह पर इजाफा कर दिया जाएगा। इधर फिर धमकी लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप की जुबान में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप 2 4 5 धमकियां ना लगाए सुबह से शाम तक, डोनाल्ड ट्रंप को शायद सुकून नहीं मिलता। नादरीन अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर खबरों में, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाना और चीन का दौरा करना है। 1 हफ्ता बाकी है और इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट एक दौरा होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का चीन में। इसमें जो बड़े इश्यूज है, तो ट्रेड का बहुत बड़ा इशू है, अमेरिका और चाइना के बीच में एक सर जंग चल रही है, पैसे की एक लड़ाई है, डॉलर आगे जाएगा, युआन आगे जाएगा,
फ्यूचर के अंदर सुपर पावर कौन होगा। इकोनॉमी की एक वॉर है दोनों मुल्कों के बीच में चलती रहती है। अमेरिका जो भारत के बहुत सारे नखरे बर्दाश्त करता है वो इसलिए भी करता है कि वो भारत को चाइना के खिलाफ एक हथियार के तौर पे हमेशा रखना चाहता है। ये बात सब लोग समझते हैं। भारत अमेरिका का नाक का बाल इसीलिए है कि वो चाइना के बिल्कुल साथ है और एक बहुत बड़ी आबादी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है ऑलमोस्ट। तो अब ये जो दौरा है इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो इकोनॉमी, एक बहुत अहम चीज आपने हुर्मुज़, और एक ताइवान। तो ताइवान के हवाले से चाइना ने फिर स्टेटमेंट जारी किया है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ताल्लुकात हैं उनमें ताइवान एक सुर्ख लकीर है। नादरीन, सुहेल अफरीदी की जो तकरीर है उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है और यानी जो उन्होंने बयान दिया उसके अंदर जो बातें उन्होंने की उसके ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ ऐसे सहाफ़ी जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं या वो वहां से लाइन ले लेते हैं, वो धमकी में रवैया इख्तियार कर रहे हैं। कुछ जो हुकूमती लोग हैं वो उसके ऊपर जो है वो जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। देखिए सुहेल अफरीदी ने कहा क्या, पहले उस पर आप गौर कर लें। सुहेल अफरीदी वजीर आला के लिए जब इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया तो उनकी जात के ऊपर बार बार कीचड़ उछाला गया। उन्हें कहा गया कि वो दहशतगर्दों का साथी है, फिर कहा गया कि ये स्मगलर है, फिर कहा गया कि अनपढ़ जाहिल है, फिर तालीम याफ्ता नहीं है, इसकी अहलियत नहीं है, फिर ये एंटी पाकिस्तान है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजों के तमगे सुहेल अफरीदी को लगाए गए उस वक्त। अब वो वजीर आला बन गया अवामी ताकत से, उसके बाद उसने उसका रद्द-ए-अमल दिया और रद्द-ए-अमल देने से पहले उसने एक रिक्वेस्ट की जहां पे फायर फाइटिंग हो सकती थी कि ठीक है मैं वजीर आला बन गया, आपने बदतमीजी भी कर ली, मैं वजीर आला भी बन गया, तो अब मुझे इमरान खान से मिलवाएं ताकि मैं जाऊं और जाकर अपनी पार्टी के मामलात और अपने सूबे के मामलात को चलाऊं इमरान खान के विजन के मुताबिक। लेकिन फिर उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। वजीर आजम से उसकी बात हुई, वजीर आजम ने उसके साथ इधर उधर की बात की, उसने कहा नहीं मुझे इमरान खान से मिलवाएं। वजीर आजम ने कहा मैं पूछ कर बताता हूं। ये एक नया लतीफा उसके साथ कर दिया गया। अब जब उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, जब वो अदालती ऑर्डर लेकर कानून के मुताबिक जेल में अपने लीडर से मिलने गया तो एक एसएचओ ने उसे रोक दिया। तो फिर रद्द-ए-अमल तो आएगा ना। फिर जलसे में खड़े होकर उसने कहा क्या? उसने तो किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी को धमकी भी नहीं दी। उसने सादी सादी बात की कि जनाब मैं इमरान खान को जेल में मिलने गया था और मुझे इन्होंने मिलने नहीं दिया, जो गैर कानूनी है और अदालतों की तौहीन है। दूसरा, उसने DGISPR ने जो पेशावर में आकर धमकी दी उसका उसने तस्करा किया और उसने कहा कि मेरे खिलाफ वफाकी वज़रा ने और DGISPR ने घटिया जुबान इस्तेमाल की है। अब बजाय इसके कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के दानिश्वर इस बात के ऊपर तनकीद करें कि एक शख्स अदालत का ऑर्डर लेकर जाता है मिलने के लिए अपने लीडर को, और वो एक सूबे का वजीर आला है, और एक SHO पांव की ठोकर से या जूते की नोक पे रखता है अदालत के अहकामात को और उस वजीर आला को मिलने नहीं देता, तो मीडिया को तो इस पे शोर मचाना चाहिए। बात तो ये करनी चाहिए कि अदालत का ऑर्डर मौजूद है, आप अदालत के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? भाई एक बंदा अदालत का ऑर्डर लेकर गया है, वो वजीर आला है एक सूबे का, उसने बहुत काम करना है। पहले आपने उसके बारे में घटिया जुबान इस्तेमाल की, उसके बाद वो वजीर आला बन गया, वो फिर भी जा रहा है अपने लीडर को मिलने के लिए और अदालत का ऑर्डर लेकर जा रहा है, आप उसको मिलवा नहीं रहे। इसके ऊपर तो कोई नहीं बोला, किसी ने इसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला, किसी को इसके ऊपर गुस्सा नहीं आया कभी एक वजीर आला की आप तौहीन कर रहे हैं इतने बड़े ओहदे की। दूसरा, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, मुलाकातें आप नहीं होने दे रहे अदालती अहकामात के बावजूद, इस पे कोई नहीं बोला। लेकिन जब उस बंदे ने शिकवा किया कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है तो इन्होंने खप डाल दी। होता क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ना ये तरीकाकार है, ये बंदे लॉन्च कर देती है कोई भी एक्शन लेने से पहले कि अभी प्रोपेगेंडा करो, माहौल बनाओ, माहौल को गर्म करो ताकि हम गर्म लोहे के ऊपर चोट लगाए। ये एस्टेब्लिशमेंट का बहुत पुराना तरीका है। ये लोगों को मारते हैं मारते हैं मारते हैं और जब लोग शिकवा करते हैं तो ये कहते हैं ये बदतमीजी है। यानी आप जितना मर्जी पाकिस्तानियों को मारें, पाकिस्तानी अगर आगे से शिकवा करेंगे आप हमें क्यों मारते हैं, तो इसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदतमीजी करार दे देती है। अब वजीर आला ने तो गैर कानूनी काम करने के ऊपर तनकीद की है कि आप ये कर नहीं सकते। DGISPR एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए जो उनका मैंडेट नहीं है, वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि, लेकिन उन्होंने उसमें सियासी बातें की है, वो अपनी डोमेन से बाहर निकले हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये उनसे बड़ी गलती हुई है। अब उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा, तो उसका जब रद्द-ए-अमल आया, और वो भी सिर्फ शिकवे की सूरत में आया, कोई गालम गलोच नहीं हुई, लेकिन गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो लॉन्च की गई सीएम आफरीदी के खिलाफ। तो इससे होगा क्या, अब धमकियां लगाई जा रही है जी इमरान खान साहब को अब ये वाला नुकसान हो जाएगा इससे, या वो वाला नुकसान हो जाएगा इससे, तो पीटीआई के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहले पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए कोई बहुत अच्छा हो रहा है इस मुल्क में? एक ताजा मिसाल आप सुन लीजिए, इमरान खान साहब पे एक मुकदमा हुआ था 2022 में, जब उन्होंने आजादी मार्च निकाला था 25 मई 2022 को, आपको याद होगा, जब यास्मीन राशिद साहिबा पे और दीगर खवातीन पे पहली मरतबा लाहौर में बदतरीन तशद्दुद किया गया था। उनकी सारी गाड़ी जो है वो तोड़ दी गई थी, तमाम रुकावटें अबूर करके इमरान खान साहब डी चौक तक पहुंच गए थे। ये वो मैं दिन की बात कर रहा हूं, 25 और 26 मई 2022। तब इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था तरनौल में। ये जो मुकदमा था ये फरवरी 2024 में, इसमें इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया था अदालत की जानिब से। फरवरी 2024 को इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो गए थे। अब इस मुकदमे में भी पुलिस ने इमरान खान साहब का चालान जमा करवा दिया। जिस केस में कोई शख्स बाइज्जत बरी हो जाता है ना, वो केस उस शख्स की हद तक खत्म हो जाता है, फिर आप उस शख्स का नाम नहीं ले सकते उस केस के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालान जमा करवा दिया। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जितने भी कानून और आइन को समझने वाले लोग हैं, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इस रियासत को हो क्या गया। ये एक पागलपन का शिकार हो चुकी है। एक मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया गया, उसी मुकदमे में पुलिस ने इमरान खान साहब को लगभग 1.5 साल गुजरने के बाद, पौने 2 साल गुजरने के बाद दोबारा चालान कर दिया। ये फरवरी 2022 की बात है, जब इमरान खान साहब को इस केस में बाइज्जत बरी किया गया था। तो ये नाज़रीन इनकी सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब ने दोबारा एहतजाज का ऐलान तो करना है, और उस हवाले से कुछ चीजें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ज़ेरे गौर है, और इमरान खान साहब ने भी अहकामात जारी करने हैं। देखिए इस मरतबा जो है ना, वो पंजाब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पंजाब से जो लोग एहतजाज करने निकलेंगे वहां से एक और मोमेंटम बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो 3 जलसे किए हैं ताबड़तोड़ नए वजीर आला ने, उनसे एक मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा में बना है। और अभी याद रखिएगा कि ये जो इजला है जहां पे जलसे किए सुहेल आफरीदी ने, ये वो इजला है जहां पे वो खुद वजीर आला मुंतखब हुए। कबायली इलाके हैं, करक का इलाका है, खैबर का इलाका है, ये उस तरफ जा रहे हैं। अभी ये मानसेरा वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये मालाकंड वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये चित्राल या दीर वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये सवाबी या मर्दान वाली साइड पे नहीं आए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जबरदस्त और मजबूत गढ़ हैं, जहां पे तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को शिकस्त दी है। और अभी तो ये डीआई खान में नहीं गए। तो इन सारे इलाकों में